हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, तो ये मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। जो किसी को अगर कोई कन्फर्म वगैरह तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के वन लाइनर की तरफ। क्रेन्स एंड एनाटॉमी। ये सर हैंस क्रेन्स थे, जो साइंटिस्ट जिन्हें सबसे पहले बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा जो है कुछ सेल्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बंडल शीट सेल। द अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल्स इन अ रेथ लाइक मैनर अराउंड द मेसोफिल सेल्स, दैट इज कॉल्ड क्रेन्स एंड एनाटॉमी। अगर ये मेसोफिल सेल्स हैं तो उनके जो है वो सराउंडिंग में इसी तरह से जो बंडल शीट सेल्स होते हैं, वो लाइक जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं या रेथ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। दैट इज कॉल्ड सर हैंस क्रेन्स एंड एनाटॉमी। ठीक है, ये वो प्लांट्स होते हैं जो CO2 की फिक्सेशन एक जगह पे करते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन जो होती है वो दूसरी जगह पे करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होते हैं हमारे पास C3 प्लांट्स, दूसरे होते हैं हमारे पास C4 प्लांट्स। तो ये किसके अंदर होता है, C4 प्लांट के अंदर। बाकी एक और है जिसको कहा जाता है कैम प्लांट्स। इन सारी चीज़ों को हम आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। C4 plants. C4 plants are so named because the first product from carboxylation consists on 4 कार्बन। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पे जो है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पे इनकी जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो इट इज कंसिस्ट ऑन 4 कार्बन। दैट्स व्हाई वी कॉल देम C4 प्लांट्स। ठीक है, तो तभी इनको जो है वो C4 प्लांट्स कहा जाता है। इनके अंदर मोस्ट इफिशियंट CO2 जो होती है फोटोसिंथेसिस होती है। केम प्लांट्स क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इनको क्रैसुलेशन इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली क्रैसुलेसी। क्रैसुलेसी फैमिली के साथ जो है ताल्लुक रखते हैं। एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स अपने अंदर स्टोर करते हैं, मेटाबॉलिज्म उनकी जब ब्रेक डाउन कराते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम केम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये वो प्लांट्स होते हैं, these प्लांट्स जो हैं वो इनके पास एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है। ये रात के टाइम में क्या करते हैं, CO2 की फिक्सेशन कराते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, और डे के टाइम उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब होता है क्या, डे के टाइम स्टोमेटा भी बंद रहता है, इनका जो पानी है वो कंजर्व हो चुके, प्रोटेक्ट हो सके। और ये क्या करते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर जो है वो ग्लूकोज भी बनाते हैं। तो दोनों केसेस में इनके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड केम। उसके बाद C3 प्लांट्स, दीज आर सो नेम्ड बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन इज कंसिस्ट ऑन 3 कार्बन। 3 कार्बन में पहली प्रोडक्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं C3 प्लांट्स। सारे मोस्टली जो हमारे पास क्या है, ये C3 प्लांट्स हैं। सवाए शुगर केन या जो शुगर केन हो गया, या जवार हो गई, या कुछ और जैसे हमारे पास है पैट्रिकम इंडिकम है, इनको सबको छोड़कर बाकी C3 है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल देखे ना, सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ अकम्पनिंग सिंथेसिस ऑफ ATP इन विच CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट। ये क्या होता है, हमारे यहाँ देखें रेस्पिरेशन की दो डेफिनेशन होती है। एक होती है कि गैसेज एक्सचेंज, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, हम ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो। क्या हो, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी जब रिलीज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर या रेस्पिरेशन। अब सेलुलर लेवल पे क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज बना है या जो हमने अपटेन किया है किसी और सोर्स से, उसी ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फॉर द सोर्स ऑफ ATP। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर होगा एज ए बैक प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद हमारे पास है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। एनोरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, एक तो जो है ATP जो है बहुत कम मिलेगी, लेस ATP होगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगी या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर एनिमल्स हैं, या तो प्लांट्स में होगी, जैसे अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से वो कंप्लीटली जो है ब्रेक डाउन ना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP इन विच एनर्जी is obtained from oxidation of some molecule। फास्फोरिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, मतलब ATP बने और उनके लिए जो एनर्जी आई है वो उस यानी कि कंडीशन में मिली हो। कोई मॉलिक्यूल या कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुई है, जिसमें से कोई कुछ चीज़ रिलीज हुई है, और उनके रिजल्टेंट में जो ATP बने, तो ये होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये असल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। तो इसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप इन विच नो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। देखें, अगर हमारे पास क्या है, ADP है प्लस इनके पास जो डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फास्फेट किसी और कंडीशन से आया हो, और वो कोई मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, डायरेक्ट इनकी ट्रांसफर हुई हो, ये तब्दील हो गया ATP में, तो इसको क्या कहते हैं हम, सबस्ट्रेट लेवल
जो है वो फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हाज़िर होऊँगा, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।